अरविंद पांडे जी का लेटर वायरल हुआ, वो निकला फर्जी। कि उस पत्र से हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अरविंद पांडे ने खुद उस लेटर को बताया फर्जी। इसके बाद चंपावत रेप केस मामला हुआ, गणेश गोदियाल आए सामने, कहने लगे इसमें ये शामिल है, वो पूरा षड्यंत्र निकला, मामला फर्जी। मुझे अभी बारीकी से ये बात पता अच्छी तरह नहीं है, लेकिन 3 लोगों के मुझे फ़ोन आ गए कि वहाँ पर इस प्रकार की घटना हुई है और पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है। तत्काल पुलिस महानिदेशक इस पर ध्यान दें। मुख्यमंत्री का अपना विधानसभा क्षेत्र भी वहीं है, कृपया वो ध्यान दें। इस प्रकार से अपने लोगों को और खास करके बालिका के रेप के पीड़ित को सिर्फ इसलिए बचाना कि वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी हो, ये कतई शोभा नहीं देता। लेकिन वो जो पैसे लेकर के टिकट देने वाली बात थी, उस पर अभी SIT गठित नहीं हुई है। मतलब आरोप लग गए गणेश गोदियाल जी के ऊपर, तो वो मामला अभी तक उसकी SIT जांच होगी या नहीं होगी, ये देखने वाली बात होगी। कुछ लोग एक साजिश मेरे खिलाफ कर रहे हैं और पहले 16 तारीख की बात आई, फिर उसके बाद 28-29 तारीख की बात आई कि कुछ ऐसा करने वाले हैं। मैं सोच नहीं पा रहा था कि क्या ऐसा है कि मतलब ऐसा कर रहे थे कि मेरे कोई बात बाहर आने वाली है क्या। मैंने कहा कुछ मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ है ही नहीं कि मेरी कोई बात बाहर आए, क्या आएगी, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन वो यही बात थी, और ख़ास करके ये हरिद्वार में मैंने सुना, ठीक है, तो यही बात रही होगी। पर जो भी है, ये पुलिस का काम है। पुलिस अभी भी बहुत कुछ छुपा रही है। मैं जानता हूँ इसमें क्या क्या है, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ क्या क्या है, लेकिन पुलिस अभी भी छुपा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जब किसी महिला के साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है, तो इसके बाद क्या कांग्रेस सरकार या कांग्रेस के लोग या कांग्रेस कार्यकर्ता सिर्फ उसी मुद्दे को उठाएंगे जिसमें राजनीतिकरण होना हो, या जिसका वो राजनीतिकरण कर सकते हैं? मतलब ये बिना जाने पहचाने की वास्तव में मामला क्या है, सच क्या है? मतलब आप अरविंद पांडे का लेटर सच है या झूठ, आप लेकर के आते हैं और ये भी कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें नहीं पता, इसकी जांच होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि इसकी सत्यता प्रतीत हो कि इसमें क्या सच्चाई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस तथ्यों की और इस पत्र की हकीकत के लिए एक SIT का गठन हो। और जब चंपावत रेप केस मामले को लेकर के भी आप उठाते हैं, उस मामले को पूरे उत्तराखंड में आप उस लेकर के जाते हैं, उत्तराखंड के पटल पर रखते हैं, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उसकी भी जांच पहले कर लेनी चाहिए थी, किसी भी लड़की की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने से पहले। लेकिन इस पूरे मामले को सिर्फ राजनीतिकरण करने का काम कांग्रेस पार्टी इस वक्त कर रही है। मुद्दे उठाइए, साफ और स्वच्छ मुद्दे उठाइए, और उठा करके आप भरोसा जीतिए और चुनाव जीतिए। इसके बाद आप जो बेहतर करना चाहते हैं वो बेहतर कीजिए। लेकिन क्या किसी लड़की के साथ कोई घटना घट जाए और वो पूरा मामला आपसी षड्यंत्र का हो और आपको पता ना हो, और आप उस मुद्दे को उठा करके भाजपा के लोग, इसके लोग, उसके लोग उठा करके आप शामिल कर देंगे? क्या यह लोकतंत्र के हित में है? क्या यह लोगों के हित में है? आपको नहीं लगता कि उस महिला के साथ, उस लड़की के साथ कहीं ना कहीं हमने इस तरीके की षड्यंत्र को एक रेप केस में बदल करके हमने उसे कहीं ना कहीं उसकी अस्मिता के साथ आप लोगों ने खिलवाड़ किया, उसके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया? और एक बात और, जो लड़के रेपिस्ट थे ही नहीं, उसे भी कांग्रेस के लोगों ने रेपिस्ट साबित कर दिया, कहना शुरू कर दिया कि रेपिस्ट है, रेपिस्ट है, रेपिस्ट है। पुलिस अधीक्षक ने अनाउंस किया था कि उसमें 3 लोग संलिप्त हैं, जिसमें एक भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष है। आज उस गरीब की बेटी की इज्जत को पैसों में तोला जा रहा है। आज उस गरीब की बेटी को पैसे दे के मुंह बंद करवाने का काम कर रहे हैं। आप जरा सोचिए कि जिस बच्चे ने, जिस व्यक्ति ने कुछ किया ना होगा, उसके ऊपर आप 10 बार नाम लेकर के अब सोच करके देखिए, क्या वो समाज में उस तरीके से खड़ा हो पाएगा जिस तरीके से वो पहले खड़ा होता था? ये कितनी शर्मनाक बात है। बात कांग्रेस पार्टी की नहीं है, बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को उठा करके आप राजनीतिकरण कर लीजिए। भाजपा का नाम आए, कांग्रेस का नाम आए, आप उठाइए, उसका राजनीतिकरण कर लीजिए। और किस तरीके से गणेश गोदियाल जी और कांग्रेस पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, सब ने मुद्दे को उठाया और उस व्यक्ति को रेपिस्ट बना दिया। वो रेपिस्ट था नहीं। षड्यंत्रकारी कमल रावत द्वारा अपने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर के अपने एक पूर्व के प्रकरण में द्वेष भावना रखते हुए पूरे षड्यंत्र को रचा, जिसमें पीड़िता की
कंडीशन को देखते हुए उसको बहला फुसलाकर झूठा प्रलोभन देकर के इस पूरे षड्यंत्र में सम्मिलित किया। क्या ऐसे ही समाज की परिकल्पना हम कर रहे हैं, या हम ये मान ले ठीक वैसे ही जिस तरीके से किसी ने आरोप लगा दिया कि गणेश गोदियाल जी ने पैसे लेकर के टिकट देने की बात कही, क्या उसे सच मान लिया जाए या उसकी जांच होनी चाहिए? यह बहुत ही संवेदनशील मामला है कि ऐसे ही मुद्दों पर अगर हम राजनीति करते रहेंगे तो न जाने कितने महिला, कितने पुरुष, कितने लड़कियां, कितने लड़कों के ऊपर हम इस तरीके का दबाव डाल देंगे कि वो लड़के अपने जीवन को समाप्त करने की तरफ चले जाएंगे लेकर के। लेकिन इस पूरे मामले, चंपावत का जो पूरा मामला है, यह पूरा मामला रेप का नहीं, षड्यंत्र का निकला, आपसी रंजिश का निकला। आपसी रंजिश इस बात की कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को फंसाने के लिए पूरी साजिश रच दी। उस साजिश में वह लड़की भी शामिल थी, लेकिन उस लड़की को बहलाया गया, फुसलाया गया। चंपावत पुलिस ने अपने पूरे बयान में सारी चीजें प्रकट कर दी। 6 मई 2026 को थाना कोतवाली चंपावत क्षेत्र में एक घटना घटित हुई, जिसके संबंध में विक्टिम के फादर द्वारा कोतवाली आकर के एक एफआईआर लॉन्च कराई गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ कुछ लोगों द्वारा 5 तारीख की रात्रि को सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। मैटर सेंसिटिव था, जिसको तत्काल संज्ञान में हमारे द्वारा लिया गया। एससीओ चंपावत के पर्यवेक्षण में एक एसआईटी दल का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया। आरएफएसएल रुद्रपुर द्वारा मौके पर साइंटिफिक तरीके से पूरे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई गई। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसका मेडिकल परीक्षण किया गया। उसके बाद पीड़िता का सीडब्ल्यूसी के समक्ष हमारे द्वारा काउंसलिंग कराई गई। एफआईआर में आए हुए तथ्य और जो हमारी तमामी विवेचना में आए साक्ष्य, दोनों में विरोधाभास देखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे द्वारा अन्य पहलुओं पर भी विवेचना में गौर किया गया। एज ए रिजल्ट हमारे पास यह तथ्य आया कि जो घटनाक्रम पीड़िता के पिता द्वारा वर्णित किया गया है वह झूठा पाया गया और पूरा घटनाक्रम एक कूटरचित मनगढ़ंत षड्यंत्र के रूप में सामने आया। षड्यंत्रकारी कमल रावत द्वारा अपने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर के अपने एक पूर्व के प्रकरण में द्वेष भावना रखते हुए पूरे षड्यंत्र को रचा, जिसमें पीड़िता की कंडीशन को देखते हुए उसको बहला फुसलाकर झूठा प्रलोभन देकर के इस पूरे षड्यंत्र में सम्मिलित किया। एफआईआर में मेंशन्ड नामजद व्यक्तियों का इस पूरे घटनाक्रम में सम्मिलित होने संबंधी कोई साक्ष्य नहीं पाए गए। महिला सुरक्षा के प्रति चंपावत पुलिस प्रतिबद्ध है। महिला व बाल अपराधों के विरुद्ध हमारे द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। संवेदनशील मामलों में भ्रामक व झूठी खबरें का प्रसारण करने से बचें। यहां तक कि जब मेडिकल रिपोर्ट हुआ तो मेडिकल रिपोर्ट में भी कुछ नहीं मिला। पूरे मेडिकल में देखा जाए तो उसके शरीर पर किसी तरह के कोई बाहरी चोट के निशान, किसी स्ट्रगल के निशान नहीं थे। अंदरूनी आंख में भी इस तरह के कोई जबरदस्ती के कोई स्ट्रगल के निशान नहीं पाए गए। सर, रस्सी से उसको बांधा गया था, उस पर कुछ वहाँ पे निकला? जैसे मैंने बताया, उस पर शरीर पर किसी तरह के कोई निशान थे। रस्सी बांधने जो नोट के साइन आते हैं वो भी निशान नहीं थे, और चेहरे से लेकर पैर तक किसी भी तरह के कोई किसी तरह चोट के निशान नहीं थे। राइट इस पे रिस्ट पर जरूर एक निशान था, लेकिन ब्लूज था, वो 3 दिन पुराना था। 3 दिन पुराना, उसका कलर के हिसाब से हम बता सकते हैं किस दिन का कितना है। तो वो ब्लूज था, वो 3 दिन पुराना था, उससे कोई संबंध नहीं है। पूरे शरीर में किसी तरह के चोट के निशान और दुष्कर्म की बात हो रही है। दुष्कर्म के लिए बताइए, क्या ये पुष्टि हुई है? नहीं। जैसे हमारे महिला चिकित्सा द्वारा बताया गया, मैंने भी खुद अपना उसका पूरा देखा है, उसको पूरा स्टडी किया इसको, तो उसमें ऐसा किसी तरह का कोई दुष्कर्म का नहीं पाया गया है। जब लड़की के चचेरे भाई ने भी अपनी बातों से स्पष्ट कर दिया कि कोई भी पैसे लेन देन के मामले हैं ही नहीं। फिर कमल रावत का दोबारा एक मैसेज आया कि उनका जो है उनको दबाव कराया जा रहा है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कुछ पैसे दे के। तो मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करेंगे, अगर मेरी बहन के साथ गलत हुआ तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, मैंने सीधा उसको बोला था। तो उसका कहना था कि गलत तो हुआ, वो संजना खुद बोल रही है, और उसने मेरे को जो है फ़ोटो भी भेजी थी रस्सी से बंधी हुई। तो मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था कि मेरी बहन के साथ सच में गलत हुआ। वो सब फ़ोटोज़ देख के मुझे लग रहा था कि हाँ सच में गलत हुआ है। तो उस करके मैंने जो है एसपी साहब को एक फ़ाइल भेज दी थी, जिसमें कमल रावत ने मेरे को वो मैसेज बना के भेजा था कि ऐसे ऐसे तू भेज दे। जैसा कि आपको पता ही है, कमल रावत 2-3 महीने से मेरे चाचा का वहाँ पे चंपावत में इलाज वगैरह करा रहे हैं, उनका ख्याल रख रहा है। तो मेरे दिमाग में 1% भी डाउट नहीं था कि ये ऐसा कर सकता है।
और बाद में जैसे कि फिर शाम रात को मेरी चाचा से बात हुई तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, पैसे लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। तो ऐसा फिर उन्होंने कमल राउत और संजना की सच्चाई बताई कि ये दोनों आपस में मिलके इन्होंने ड्रामा किया है। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया क्योंकि इसमें बेफालतू में मैं फंस गया। जैसे कि कमल राउत ने बताया मेरे को कि 50 लाख का अमाउंट देके ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, तो वो मैंने एसपी साहब को भेज दिया था ताकि मेरी बहन को न्याय मिले, ना कि कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो उस चक्कर में मैंने वो फाइल भेज दी थी। पर जब मेरे को सुनने में आया कि ये इन दोनों का नाटक था तो मैं हैरान रह गया। तो मैं अभी बस एक ही बात करना चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ जिन पे मैंने बिना कोई जांच करे, बिना पता करे ब्लेम लगाए कि वो 50 लाख पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। और पुलिस अध्यक्ष से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ और जनता से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो जब ये सारा मामला षड्यंत्र का था, आपसी रंजिश का था, तो फिर ये पार्टी वाले लोग एक लड़की को ये बता दिया उसके साथ रेप हुआ। ये पार्टी के लोगों ने ये भी बता दिया कि एक लड़का है जिसने रेप किया। गलती किसी की रही हो या नहीं रही हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया और मोहर लगा दिया कि ये लोग दोषी हैं। तेलंगाना में जब रेप केसेस दर्ज हुए, उसको लेकर के क्या कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी? क्या संदेश खाली, जो कि वेस्ट बंगाल में अभी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है, वहां पर संदेश खाली में जिस तरीके से रेप होते थे, क्या उसे लेकर के सड़कों पर कांग्रेस पार्टी उतरी? नहीं। उस वक्त तो आपसी गठबंधन करना था और गठबंधन के चलते कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी के साथ खड़ी थी, लेकिन पीड़ितों के साथ खड़ी नहीं थी, उन महिलाओं के साथ खड़ी नहीं थी जिस महिला को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और चुनाव जीती महिला। अगर कल को कोई आपके मोहल्ले में, आपके गांव में कोई नेता उतरे गाड़ी से और कहे कि इस मोहल्ले वालों अपने अपने घरों की बहू बेटियों को सामने लाओ, मैं देखना चाहता हूं कि कौन सुंदर है और जो सुंदर पसंद आए उसे मैं ले जाकर रेप करूंगा, कैसा लगेगा? अगर कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता आपके सोसाइटी में, आपके घर में, आपके मोहल्ले में जाकर कहे कि तुम्हारे यहाँ नई बहू आई है, सुना है कि बहुत सुंदर है, आज टीएमसी ऑफिस में भेज दो, रात भर रखेंगे और जब हमारा जी भरेगा तो उसे लौटा देंगे, कैसा लगेगा? ये कोई फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं है, ये बंगाल के संदेश खाली में हुआ है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को उनके दुख के साथ खड़ा होना था? लेकिन वहां जाकर के इनका राजनीतिक हल या राजनीतिक लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलता। राजनीतिक लाभ कांग्रेस पार्टी को जहां से मिलता, कांग्रेस ने उस फंडे को अपनाया, उस सिस्टम को अपनाया। लेकिन बार बार कांग्रेस पार्टी झूठ बोलेगी, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के वोटर्स के ऊपर एक इंपैक्ट आएगा। मेरा साफ तौर पर कहना है कि जिस किसी महिला के साथ कोई भी घटना होती है, आप उसकी जांच पड़ताल कीजिए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, इतनी कड़ी सजा कि दूसरे व्यक्तियों की गलत काम करने की मानसिकता आते ही उसकी रूह कांप जाए, डर से थरथर थरथर कांपने लगे। लेकिन यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि आप किसी लड़के का, जिस लड़के ने गलती की नहीं है, उस लड़के का नाम बार बार उछालने का काम मत कीजिए। आप फर्जी लेटर लेकर के आते हैं, आप फर्जी पूरा केस को उठा करके आप फर्जी पूरा कहानी बना देते हैं, लेकिन जब संदेश खाली में जब समस्या होती है तो आप मुंह से कुछ नहीं बोलते। क्या कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएगी, या जिस तरीके से अन्य राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन है वैसा ही उत्तराखंड में दिखाएगी? इसलिए सवाल इसलिए क्योंकि 10 साल के शासन के बावजूद कांग्रेस पार्टी, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस पार्टी सच में उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आ पा रही है? और जब भी आप कांग्रेस पार्टी के लोगों से सवाल पूछिए, वो तुरंत कहते हैं आप सवाल बीजेपी से पूछिए। तो आप धरना प्रदर्शन करना बंद कर दीजिए, आप सड़कों पर उतरना बंद कर दीजिए, सवाल पूछना बंद हो जाएंगे। जो सड़कों पर उतरेगा, जो बात करेगा, जो मुद्दों की बात करेगा, उस पर हम मुद्दे की बात करेंगे। ऐसे तमाम मुद्दे हैं दोस्तों जिसे लेकर के हम खुल करके चर्चा करते रहेंगे। उत्तराखंड के हर एक हिस्से में जाएंगे और हर एक लोगों से बात करेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से आपको हम दिखाएंगे कि कहां मंगलौर से लेकर के हम आपको बद्रीनाथ तक जाएंगे, केदारनाथ तक जाएंगे और आपको बताएंगे कि कहां पर क्या कंडीशन है। हो सकता है कहीं कोई किसी की बात करे, कहीं कोई किसी की बात करे, लेकिन जो आप बात करेंगे हम वही दिखाएंगे।
ऐसे तमाम विषयों को लेकर के दोस्तों हम ऐसे बात करते रहेंगे और आप देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।